Hi to them also. Hello everyone. So today what we are going to do, we are going to do the PYQs of last unit, which is unit number 10 called applications of psychology. ठीक है, जितने भी रिक्वायर्ड टॉपिक्स थे वो मैंने करवा दिए हैं. जितना बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में सिलेबस में लिखा है उतना एग्जाम में अभी तक आया नहीं है. एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एकदम से कुछ ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा. एक आधा माइनर क्वेश्चन आएंगे. स्टिल मैंने उसके हिसाब से आप लोगों को बहुत डिटेल में थ्योरीज एंड थेरेपीज़ कराई हैं. सो आई अज्यूम कि वो आप लोगों ने पढ़ी है. ठीक है. और जैसा मैंने कहा कि हम ऑल द 10 यूनिट्स, सारे यूनिट्स के हम एक क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं. कौन सा वाला? जो हमने जामिया का क्वेश्चन नहीं किया था. 50 क्वेश्चन आर देयर फ्रॉम ऑल द 10 यूनिट्स. आई विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ 1 वीक ऑफ टाइम, ताकि आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करके उसके बाद आराम से नेक्स्ट संडे तक अपने आप को प्रिपेयर करो. नेक्स्ट संडे हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन की क्लासेस आपको नहीं छोड़नी है, बिकॉज दैट विल टेल यू दैट हाउ मच यू आर preparing for that. So without wasting any further time, we'll quickly dive into the question answers and we'll see क्या questions है. बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-12 questions है. So we'll see. और दूसरी, ओके, नॉट दूसरी, एक्चुअली पहली चीज़ जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि एक क्वेश्चन यूनिट 8 यानी सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का है. तो ठीक है, इट कैन वर्क हेयर ऑल्सो. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, वील स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम देयर ओनली. ठीक है, चलो. टेल मी द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. द perceived fairness of the distribution of the resource and reward is described as what? दिस इज डी ऑप्शन गाइज. कुछ राइटिंग मिस्टेक में नहीं लिखा गया है. ठीक है, मैंने पढ़ा दिया था आपको वैसे ही, बट ये ओबी का क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशनल का क्वेश्चन है इन अ वे. ठीक है. अरे गाइस कैसे चलेगा ऐसे ज्वाइन करके? चलो ठीक है, बताओ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है. ठीक है, आई थिंक आई हैव गॉट द राइट आंसर्स. तो मुझे ये फेयरनेस परसीव करनी है. परसीव फेयरनेस समझते हो ना, कि मुझे परसीव हो रहा है कि मेरे साथ फेयरनेस हो रही है. एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड्स ऑल्सो. मतलब जो रिसोर्सेज हैं, जो रिवॉर्ड्स मुझे मिल रहे हैं, वो सब मेरे पास फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. एंड दैट इज़ नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस, विच इज़ एक्चुअली समवट क्लियर बाय नेम ऑल्सो. अगर आपने पढ़ा नहीं भी है तो भी आप कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज delusion. ओके, अब वो हो गया. नाउ ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 2, delusion of reference is a symptom of schizophrenia in which people what? It's an MSQ. Okay, don't try to choose more than one option. And one marker question. ठीक है. हाँ, तो एक्चुअली डिल्यूजन होता है फॉल्स बिलीफ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होती नहीं है, बट वी बिलीव दैट द थिंग्स आर देयर. एंड दूसरी क्या बात है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स होते हैं, लाइक रेफरेंस, प्रोसिक्यूशन, ग्रैंड्योर. यहाँ पर रेफरेंस की बात है. रेफरेंस मतलब कोई भी रैंडम इवेंट्स या कोई भी कॉमेंट्स सिर्फ मेरे लिए डायरेक्टेड है. सो वी रेफर टू आवर सेल्स टू एनी थिंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड. ओके. जिसको जहीं कहाँ भी कुछ डाउट होगा वो मुझसे बताएगा. ओके, इज इट क्लियर विथ एवरीबडी? आर वी गुड? ओके. Question number 3. Dash is a reinforcement schedule where a person or animal receives the reinforcement based on a varying amount of time. अब ये आप लर्निंग में भी ले सकते हो, बट एप्लीकेशन में भी ले सकते हो, बिकॉज इन अ वे हम कहीं ना कहीं बिहेवियर इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं. बट एनी वेज इट्स एन MSQ अगैन. इट फील्स लाइक सबका ऑप्शन ए है ना? येस, इट्स वेरिएबल इंटरवल, क्योंकि वेरिंग है तो पता है वेरिएबल है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम, समय की जब हम बात करते हैं तो हम इंटरवल की बात करते हैं. ठीक है. और जब हम पर्टिकुलर लाइक सिर्फ वर्क की बात करते हैं, किसी स्टिमुलस के आपने ये काम किया, तो उस पर हम रेशियो की बात करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ ट्रायल्स द पर्सन हैज़ डन, नंबर ऑफ सेल्स एन इंडिविजुअल हैज़ डन, तो उसमें हम वेरिंग अमाउंट ऑफ रेशियो जब होता है तो उसकी बात करते हैं. टाइम में टाइम है, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, लाइक दैट. येस, करेक्ट करेक्ट बने था. क्वेश्चन नंबर 4. फोबियाज एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट? फोबियाज और OCD डिसऑर्डर्स जो हैं वो, ठीक है ठीक है, एनजाइटी डिसऑर्डर्स में आता है. वेरी गुड. मूड्स में आपके डिप्रेशन, मेनिया वगैरह हैं. सोमैटोफॉर्म टॉक्स अबाउट बॉडी पोस्चर्स. साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया एंड ये वाले आते हैं. ठीक है.
कौन सा था दूसरा वाला, डिसोसिएटिव वाले भी कुछ कुछ उससे मतलब कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, नॉट द सेम बट या। तो एनजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर हमारे फोबियाज, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स की जो ब्रांच है वो आते हैं, टाइप्स आते हैं मतलब, ठीक है। और भी टाइप्स हैं मतलब जो भी हमने किए थे, क्लेप्टोमेनिया एंड वो सब इसी में आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज जेनेटिक थ्योरीज और आर जेनेटिक थ्योरीज ऑफ साइकोपैथोलॉजी आर टेस्टेड। अगर हमें साइकोपैथोलॉजी की बात करनी है तो हम जेनेटिक थ्योरीज को कैसे स्टडी करेंगे, एंड रिमेंबर इट्स एन एमएसक्यू। ठीक है, सो देखो कुछ कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। ओके, लेट्स सी व्हाट इट इज़ टॉकिंग अबाउट। जेनेटिक थ्योरीज ऑफ साइकोपैथोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्विन स्टडीज़ हम बिल्कुल देखेंगे, हम बिल्कुल देखेंगे कि दो ट्विन्स के बीच में जेनेटिक का कितना रोल है। दोनों ट्विन्स अगर बहुत ज़्यादा मिलते हैं इसका मतलब जेनेटिकली जेनेटिक्स का रोल है, बट अगर ऐसा नहीं है तो ये ऑपोजिट की बात करते हैं। इसके अलावा यूजिंग फैमिली हिस्ट्री स्टडीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग फैमिली हिस्ट्री स्टडीज़ का मतलब क्या होता है, मुझे ये देखना है कि मेरी फैमिली में कोई डिसऑर्डर या साइकोपैथोलॉजी तो रन नहीं कर रही है। मतलब मेरी फैमिली में किसी को डिप्रेशन या ऑटिज्म रहा है तो उसका आगे क्या रोल है। एडॉप्शन स्टडीज़ बच्चों ने चूज़ नहीं किया है, मैं समझती हूँ आपको कन्फ्यूजन है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका मैं बताती हूँ रीज़न क्या है। अडॉप्शन स्टडीज़ में क्या होता है कि मैंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, सो आई हैव टू सी दैट कि जो उसकी क्वालिटीज़ हैं क्या वो मुझसे मिल रही हैं या जो उसके जेनेटिक पेरेंट्स हैं उससे मिल रही हैं। सो दैट विल टेल यू साइकोपैथोलॉजी का जेनेटिक थ्योरी, तो वो बताएगा कि नहीं। जैसे डिप्रेशन जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है, जीन्स का उसमें रोल नहीं होता, तो फॉर दैट यू हैव टू यूज़ अडॉप्शन स्टडीज़। इट्स वेरी कॉमन, हमने लास्ट टाइम भी कभी एक क्वेश्चन में या कहीं डिस्कस किया था। यूजिंग साइकोडायनामिक स्टडीज़ नहीं होगा बेटा, साइकोडायनामिक्स में जीन्स का कोई रोल नहीं है। साइकोडायनामिक्स इज टोटली टॉकिंग अबाउट योर अनकॉन्शियस थिंग्स, योर अन रीच्ड डिज़ायर्स एंड लाइक दैट। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछो। और इज इट क्लियर विथ एवरीबडी, वी कैन मूव ऑन, येस, नो, येस, ओके ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियर टेक्निक। इसमें से कौन सी बिहेवियर टेक्निक नहीं है। आयुषी, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। और कौन है ये, अनुष्का, हु आर द पीपल्स आर राइटिंग दिस। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली बच्चे। पुरबिता, प्लीज रीड द क्वेश्चंस गाइस। इट इज़ आस्किंग कौन सा टेक्निक बिहेवियर टेक्निक नहीं है। चलो, बी आंसर सही है, व्हील से। तो मुझे बताओ बी कौन सी टेक्निक है। Why are you choosing options? Yeah, I'm not giving you the option only. I'm only saying it's an MCQ. It's very clearly written in a bold red color. Okay, tell me. B is the correct answer. I am telling you. चलो बताओ ये किसका टेक्निक है, काउंटर ट्रांसफेरेंस, क्विकली। मैम ये कैथारसिस में होता है बेसिकली। जब जो पेशेंट होता है वो जो काउंसलर को एज सम ऑफ उसके खुद के फैमिली से रिलेट कर लेता है एंड इमोशनल डंपिंग काइंड ऑफ होता है उस ऑन द प्रैक्टिशनर। ठीक है ठीक है। पूर्विता ने और अनन्या ने और प्रगति ने बिल्कुल सही आंसर दिया, इट्स साइकोडायनामिक। सो साइकोडायनामिक टेक्निक में क्या होता है, जैसे कि अभी जस्ट बताया कि जो ट्रांसफेरेंस है, ठीक है, ईशा ने बताया था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। यस मैम। हाँ, सो इट्स करेक्ट। तो ट्रांसफरेंस में क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो तो ट्रांसफ़र करेगा ही ना आपको चीज़ें, क्योंकि वो तो परेशान है, वो तो आपको वो समझ रहा है जिसके बारे में वो चाहता है, चाहे वो लव हो चाहे वो हेट हो। काउंटर ट्रांसफरेंस है कि जब एज अ थेरेपिस्ट आप उल्टा उस पर ट्रांसफर करने लग जाते हो फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल इफ योर क्लाइंट स्टार्टेड लाइकिंग यू तो आप भी उसको पसंद करने लगे, दैट इज अ काउंटर ट्रांसफरेंस विच इज़ नॉट राइट।
और ये साइकोडायनामिक में हो जाता है, जाने अनजाने ये हो जाता है, नॉर्मली भी होता है, हमने पढ़ा है ना साइकोलॉजी में कि रेसिप्रोसिटी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाती है। सो दिस इज अ थिंग। फ्लडिंग में क्या होता है, जब हम स्टिमुलस को बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे डाल देते हैं, फ्लड कर देते हैं कि ये लो, अगर उसको स्पाइडर से डर लगता है तो उसको स्पाइडर भरे हुए रूम में हम घुसा देंगे कि जाओ अंदर, ये होता है फ्लडिंग। काउंटर कंडीशनिंग जो बच्चे चूज कर रहे थे, बेटा कंडीशनिंग क्या होती है, कंडीशनिंग होती है जहाँ पर हम बच्चों को कुछ, या डॉग्स को, जैसे हमने पैवलोव की स्टडी करी, हम उनको सिखाते हैं कि देखो ऐसा ऐसा होता है। काउंटर कंडीशनिंग क्या है, जब हम उसकी उल्टी काउंटर कंडीशनिंग करते हैं, व्हेन वी डोंट हैव टू डू दैट वे, जब हमें उसे सही करना है या उसे चेंज करना है। सो कंडीशनिंग है एनी वेज, नो मैटर उसका क्या मीनिंग है, कंडीशनिंग है वो बिहेवियरल से कनेक्टेड है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन तो हमने पढ़ा ही था कि हम सिस्टमैटिकली बिहेवियर बाय बिहेवियर स्टडी करते हैं कि हम यू you नो कैसे उसमें करेंगे, धीरे धीरे हम स्टिमुलस को हैवी करते जाएंगे ताकि बच्चे के लिए वो क्या हो जाए, बच्चे के लिए वो, या जो भी क्लाइंट है हमारा उसके लिए उसे डर लगना कम हो जाए। स्पेशली ये फोबियाज में यूज़ होता है, ये भी हमने पढ़ा था। ओके ओके, चलो तो बी इज द करेक्ट आंसर गाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग और आर स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया। सो यस, दिस इज एन एमएसक्यू। स्किजोफ्रेनिया के बारे में स्टेटमेंट्स बताओ। ओके, तो यहाँ पर वैसे सबने सही दिया, बट कंफ्यूज हो सकता है इंसान क्योंकि इसमें नेगेटिव लिखा है और ये भी जो सिम्टम्स है वो हेल्यूसिनेशन भी स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम है, लेकिन ये आंसर सही क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सिम्टम बोला है। तो नेगेटिव में हमने क्या पढ़ा था, दैट देयर इज अ लैक ऑफ समथिंग। सो देयर इज अ लैक ऑफ इफेक्ट इन सिचुएशन, पुअर मोटिवेशन, सोशल विद्रोहल, उनका बात करने का मन नहीं करेगा, दे हैव लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज़, लैक ऑफ विल एंड डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग द इमोशंस। जबकि विजुअल हेल्यूसिनेशन अगैन विल बी व्हाट, इट विल बी positive symptom. तो B and C will be the negative symptoms for this. Okay, clear है? चलो, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट चिल्ड्रन विथ ADHD विच इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है कि इसका आंसर की मैं आंसर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लेकिन आप लोग बताओ आपको क्या लगता है, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ADHD के हिसाब से सही हैं। Hmm, तो सी गाइस, जो आंसर की में आंसर है वो क्या है, वो है A, B एंड C, बट व्हाट आई फील कि A, B, C एंड D ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेट्स सी हाउ इट इज दैट दे हैव डेफिसिट इन ब्रेन रिलेटेड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। डेफिनेटली उनके पास ब्रेन के जो एग्जीक्यूशन है, जो एग्जीक्यूट करने वाली चीज़ है, उनके पास उसमें डेफिशिएंसी है, दैट इज श्योर। देन दे हैव डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स, क्योंकि वो बहुत फिजट करते हैं ना, स्क्विल करते हैं, घूमते हैं, उछलते कूदते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं है वॉलेंट्री मसल्स में। वर्बल एक्सप्रेशंस में वो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज भी बोल देते हैं क्योंकि जल्दबाजी में नहीं पता चलता है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी उनका खराब होता है क्योंकि फ्रंटल लोब में इशू है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेरिबेलम में उनका इशू है बिकॉज मस्कुलर एक्टिविटी कोऑर्डिनेट कर नहीं करती है, बिकॉज आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी उनका अच्छा नहीं है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर इसे कहते हैं क्योंकि काइनेटिक होता है मूवमेंट एंड हाइपर इज वेरी हाई मूवमेंट। तो ये आंसर सही होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू की इट्स ABC, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स ABC एंड D। ठीक है, तो वील नॉट आर्ग्यू अबाउट कि क्या सही क्या गलत है, बट ये मीनिंग जो है वो सारे सही है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार एक आधा क्वेश्चन ऐसे गलत सही आ जाते हैं, सो उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, ओके, चलो ठीक है। MSQ है अगला, बताओ विच आर नॉट द लर्निंग डिसऑर्डर्स। ढंग से करना, उसमें लिखा हुआ था सारा नाम, जो गलत दे रहे हैं ना आंसर, मेंशन्ड है PPT में कौन कौन सा है।
हाँ ठीक है, आई एम ऑलरेडी गेटिंग द गुड आंसर्स. ठीक है. डिसलेक्सिया है जहाँ पर लर्निंग में प्रॉब्लम होती है. ओके. डिस्टोपिया बेसिकली एंजाइटी रिलेटेड है, डिस्ट्रेस एंड फियर रिलेटेड है. डिस्ग्राफिया मैंने आपको बताया भी था कि ड्राइंग्स में प्रॉब्लम आती है. सो ए एंड बी आर देयर. एंड डिस्टोनिया इज अगैन देर इज़ अ प्रॉब्लम विथ वॉट, देर इज़ अ वे लाइक बॉडी मूवमेंट में स्किन में प्रॉब्लम होती है. ओके. देर इज सम लाइक देर इज अ टोन चेंज एंड लाइक दैट इन डिस्टोनिया, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू लर्निंग डिसऑर्डर. सो विच विल गिव अस आंसर बी एंड डी. ओके. So because A and C are actually learning disorders and we are asked कि नॉन लर्निंग disorders है, तो B and D करेक्ट आंसर है. ठीक है. ओके. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस जेंडर डिस्फोरिया. जेंडर डिस्फोरिया हमने पढ़ा है दैट देर इज इट इज डिसऑर्डर जो अपने जेंडर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, एंड देर इज अ क्वेश्चन अबाउट दिस. इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ध्यान से ऑप्शन करके पढ़ो. हाँ, एक्चुअली आई एम गेटिंग राइट आंसर्स ओनली. तो प्रीनेटल फैक्टर्स हैं बिल्कुल ज़रूरी, क्योंकि प्रीनेटल मतलब बर्थ से पहले कुछ इश्यूज हो जाते हैं, हमने देखा भी है, उनकी वजह से प्रॉब्लम आती है. अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की बचपन में बच्चे को कैसे पेरेंटिंग दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड सोशलाइजेशन भी वही होता है कहीं ना कहीं कि सोसाइटी में बच्चे से कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनको क्या सिखा रहे हैं, कैसे ग्रो अप होना है, बच्चों को कैसे पालना है, कैसे करना है, वो चीज़ें हम इसमें सिखा रहे हैं. तो ए बी एंड सी ऑल द थिंग्स आर, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है. Then we'll move to question number 11. Match the sleep disorders in first column with the symptoms in the second column of the table given below. You can take like 1 minute. Okay, okay, okay. ओके. तो ई न्यूरोसिस क्या होता है? वेन एवर यू आर स्लीपिंग यू यूरिनेट. ऑब्वियसली बचपन में इट्स नॉर्मल, बट वेन यू गो ओल्ड, ग्रो ओल्ड, देन देर इज अ डिसऑर्डर. हाइपर सोमनिया मतलब सोमनिया स्लीपिंग, एंड हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा स्लीप करना, तो एक्सेसिव स्लीपिंग, इवन दिन में भी नींद आ रही है. सर्कैडियम रिदम डिसऑर्डर बेसिकली ये होता है जहाँ पर क्या होता है, हमारे रिदम में डिसऑर्डर आ जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाती है. ओके. किस चीज़ में हमारे को, यूजुअली देखो, अगर आपका ये टाइम लैग की वजह से हो रहा है या आप ये इधर उधर जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो ये नॉर्मल है. बट अगर आपका ये नॉर्मल सिचुएशन में हो रहा है, देन देर इज़ अ प्रॉब्लम. सो स्लीप वेक साइकिल में डिस्टर्बेंस है. स्लीप एपनिया बेसिकली होता है जहाँ पर हमारा, मैंने बताया भी था कि शॉर्ट टाइम के लिए कहीं सांस थोड़ी सी ऐसे रुक जाती है. अगर ये ज़्यादा सीवियर होता है तो पर्सन कैन डाई ऑल्सो. सो येस, इट्स करेक्ट, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है. Okay. Question number 12. Which of the following therapies is based on classical conditioning? Classical conditioning में इसमें से कौन सी therapies based हैं? हाँ, अभी हमने किया एक्चुअली. सो मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ कि लास्ट ईयर, देखो पहले पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इसमें से, लाइक 5 क्वेश्चंस आए हैं, दूसरे में भी 4-5 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चंस आए हैं. फिर थर्ड ईयर में यानी 2023 में क्या हुआ, और क्वेश्चन कम हो गए, 3 क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है. और 2024 का जो पेपर था, उस पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन है इस यूनिट से. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिक्रीज हो रहे हैं इस यूनिट में. तो मुझे समझ नहीं आया इस पैटर्न का क्या मतलब है, बट मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ दैट दिस इज द पैटर्न विच दे आर फॉलोइंग. ओके. सो इट्स करेक्ट, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इज करेक्ट आंसर, एवर्जन थेरेपी इज करेक्ट आंसर. हम ये चीज़ करते हैं. सीबीटी अलग है, आरईबी भी, दोनों के दोनों कॉग्निशन के अंदर आते हैं. Question number 13, which is the last question for the day. Jagruti's mother was upset to find that Jagruti used her crayons to draw the picture of an animal on the wall of the drawing room. Okay. Now her mother took away the crayons from her and made Jagruti wash the drawings off the wall. ठीक है. क्रेयॉन्स छीन लिए और बोला इसको मिटाओ जो तुमने बनाया है. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? इट्स एन MSQ.
ओके, अब उसने क्रियॉन्स ले लिए, मतलब कोई अच्छी चीज़ थी जो उन्होंने छीन ली। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक और इसका देखो, ऑब्वियसली उस तरीके पे हमेशा नहीं जाना है, बट अगर क्योंकि यहाँ पे जागृति ने कुछ गलत किया है और हम ये चाहते हैं कि वो ये बिहेवियर रिपीट ना करे, तो उस केस में रीइंफोर्समेंट हो ही नहीं सकता। सो अगर मैं इस क्वेश्चन को करती, सो आई कुड हैव रिमूव दिस बाय दिस ऑप्शन ओनली, कि रीइंफोर्समेंट का ऑप्शन होगा ही नहीं, बिकॉज आई हैव सीन किसी ने बी आंसर दिया है। तो जो भी बच्चे मुझे बोलते हैं ना कि मैम हम पढ़ते हैं, हमसे क्वेश्चन नहीं होते, उसका रीज़न ये है कि आप पढ़ते अच्छे से नहीं हो, आपको लगता है आपने पढ़ा है, एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वॉट यू हैव स्टडीड। ओके, सो इफ़ आई हैव डन द क्वेश्चन, आई हैव डन इन दिस वे। तो क्योंकि वो बिहेवियर रिपीट नहीं कराना चाहती, तो रीइंफोर्समेंट विल नॉट वर्क हेयर एट एनी केस, तो बी ऑप्शन तो मुझे रीड भी करने की शायद ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया है जो वो नहीं चाहती वो दोबारा करे, तो एनी वे आपका क्या होगा, आपका पनिशमेंट स्टार्ट जो होगा। अब पहली चीज़ में उसने क्रेयॉन्स ले लिए हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ रिमूव करी है, दैट मीन्स रिमूविंग ऑफ समथिंग गुड इज रिमूव्ड, तो दैट इज बेसिकली नोन एज योर व्हाट यू हैव डू द नेगेटिव पनिशमेंट, मीन्स नेगेटिव मतलब रिमूव करना, पनिशमेंट मतलब पनिश करना, यू हैव डन दैट। तो इससे क्या आंसर आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, बी नहीं है क्योंकि रीइंफोर्समेंट वाला सीन ही नहीं है। बीइंग मेड टू वॉश ऑफ द ड्राइंग वॉज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट बाय रिमूवल और एप्लीकेशन। अब रिमूवल कैसे हो सकता है, उसने ये थोड़ी बोला कि इसको मत करो, अब आप पेंटिंग रिमूव करने के बाद हिसाब से रिमूव का ऑप्शन चूज कर रहे हो, तो फिर तो मतलब आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। किया नहीं है किसी ने ऐसा, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट हु विल वॉच रिकॉर्डेड ऑल्सो, मैं बता रही हूँ। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप अप्लाई करवा रहे हो कि जाओ बेटा बर्तन धो, सॉरी वो धो, उसको जो पेंटिंग आपने किया है उसको वॉश करो, वहाँ से हटाओ उसको। सो ये प्रॉब्लम है ना, बनाई हुई चीज़ को मिटाना, ऑब्वियसली इट्स अ पनिशमेंट, एंड आई एम मेकिंग हर डू समथिंग विच इज़ अ पनिशमेंट, सो आई एम एडिंग और गिविंग द पॉजिटिव पनिशमेंट टू यू, टू दैट द गर्ल और द चाइल्ड। तो ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द पी वाई क्यूज ऑफ ऑल द क्वेश्चन। इसके साथ हमने 2021 से लेकर के 2024 तक के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं फॉर साइकोलॉजी, एवरी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं है। वी आर डन विथ एवरी क्वेश्चन। ओके, आई होप यू enjoyed the series and I hope you also enjoyed the classes also. Okay, thank you so much guys for joining in, so we'll finish this up for now.